चलिए एनएफओ हो तो ऐसा में इस बार हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड यानी कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड जो ये फंड लेकर आया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी बैंक टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा, यानी कि इसी बेंचमार्क को ये एक तरह से यहाँ पर ट्रैक करेगा और इंडेक्स फंड है तो उसके लिहाज से यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग होगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 23 अप्रैल से ये खुल चुका है पिछले हफ्ते, यानी कि आप इसमें अब 7 मई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा 13 मई को आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। मिनिमम निवेश जो है वो 100 रुपये से आप कर सकते हैं और 100 रुपये की ही यहाँ पर आप लमसम निवेश भी कर सकते हैं, यानी कि एसआईपी प्लस लमसम 100 रुपये से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, जब भी एग्जिट करेंगे कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर आपको नहीं देना है। विपिन सर, सबसे पहले तो ये इंडेक्स फंड जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में एक बार समझा दीजिए काम कैसे करता है ये। बहुत सही चीज़ पूछी है आपने अभिषेक जी कि इंडेक्स का नाम जैसे ही आता है तो समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो भी कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जैसे एग्जांपल के लिए इंडेक्स का, तो अगर हम निफ्टी के इंडेक्स की बात करते हैं तो हम इंडिया की सिर्फ 50 कंपनियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम बैंकिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि बैंक के 10 कंपनीज़ के पोर्टफोलियो जहां पर ये पैसा निवेश होगा, जिस प्रोपोर्शन में वो अपना इंडेक्स लिस्टेड है उसी प्रोपोर्शन में ये कंपनी भी वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो आपको जो भी ग्रोथ मिलेगी स्पेसिफिकली बैंक के पोर्टफोलियो की ग्रोथ के साथ मिलेगी। तो बैंक के परसेंटेज की ग्रोथ या बैंक की ओवरऑल इंडेक्स की ग्रोथ जितनी मिलेगी उतना ही ग्रोथ आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलने वाला है। सर वैसे पिछले एक साल का अगर हाल देखें निफ्टी बैंक इंडेक्स का, उसने बहुत अच्छे प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किए हैं। 3%, 2.5-3% के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उतना ही रिटर्न उसने दिए हैं। आगे को लेकर सर इसका क्या आउटलुक लग रहा है कि मतलब क्योंकि ये पैसिव फंड है, इंडेक्स को ही कॉपी करेगा, उसके रिटर्न को लिहाज से यहाँ पर चलेगा ये। आगे के लिए सर क्या लग रहा है कि कैसे ये निफ्टी बैंक जो है वो कैसे परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है आपको? अभिषेक जी, मैंने आपके शो से पहले ही एक चर्चा चल रही थी एक इन्वेस्टर्स के साथ, तो एक डिस्कशन हुआ, उसमें डिस्कशन में यही निकल के आया कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जो इस समय पे डिस्काउंटेड है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले लास्ट 1 साल में नहीं किया है। तो उसके अंदर एक जो चीज़ निकल कर आई वो स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी निकली और साथ में निकल कर आया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जो पिछले लगभग 1.5-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो जो इस समय पे जो इन्वेस्को ने अपने फ़ंड को लॉन्च करने का सोचा है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने यही सोच के इसका इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है कि इस समय पे ये कैटेगरी बहुत ही डिस्काउंटेड और रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है और आगे का आउटलुक बहुत अच्छा है। तो जिस भी चीज़ का आगे का आउटलुक अच्छा है और आज डिस्काउंटेड है, मतलब समझ लीजिए कि अच्छी चीज़ों पे आपको एक डिस्काउंटेड सेल मिल रही है। तो सवाल ये है क्या मुझे चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल लेनी चाहिए। तो यही एक सिचुएशन इस समय क्रिएट हो रही है कि क्योंकि डिस्काउंटेड है तो पोर्टफोलियो में एंटर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं निवेशकों को सजेशन दूंगा जो इंडेक्स और वॉलेटिलिटी को समझते हैं। इसको बिल्कुल भी आप ही मत समझ के इन्वेस्टमेंट करिए कि एक नया फंड है, अच्छा रिटर्न्स देगा या बहुत ही बेहतर रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। रिटर्न्स मिल सकते हैं बट वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न्स आते हैं। तो आपको अगर निवेश करना है तो इस कैटेगरी में लगभग 3 से 5 साल के टाइम होराइजन के साथ आइए, तभी आप अपने निवेश को इसके अंदर इन्वेस्ट करिए। सर वोलेटिलिटी का आपने जिक्र किया है यहाँ पर, इसके अलावा सर कोई इस तरह के फंड में कोई रिस्क भी होते हैं? अगर कोई निवेशक इसमें अगर एंटर करना चाह रहा है तो रिस्क के लिहाज से भी उसको थोड़ी जानकारी अगर मिल जाएगा अगर इसमें रिस्क जुड़े होते हैं तो? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभिषेक जी, जैसे हमने बात करी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन और कोई भी सेक्टर और कोई भी कंपनी को लिया जा सकता है। पर जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम बैंकिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज़ का पोर्टफोलियो रहेगा। और क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो नेचुरली अगर मार्केट में करेक्शंस होते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर्स मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा गिरता है और जब बढ़ता है तो वो मार्केट से ज़्यादा बढ़ता भी है। तो अगर मान के चलिए अगर इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स अगर 10% गिर रहा है तो हो सकता है बैंकिंग भी, क्योंकि उसका पार्ट है लगभग 25% से 30% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स निफ्टी का पार्ट बना हुआ है। तो अगर आप गिरावट होगी तो समझिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में भी गिरावट रही होगी, इसी वजह से पूरा इंडेक्स गिरा है। तो यहाँ पर रिस्क के नज़रिए से समझिए तो ये मोस्ट एग्रेसिव या मोस्ट वॉलेटाइल कैटेगरी का कंसिडरेशन होता है। तो आप इसको निवेश करने से पहले ज़रूर देख लीजिए आपके पोर्टफोलियो में बेसिक इन्वेस्टमेंट्स या बेसिक फंड्स कौन से हैं, तभी इसमें आइए। और एक चीज़ का ज़रूर कैप रखिए कि किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंडेक्स में
खासतौर में सेक्टोरियल कैटेगरी में 5% से ज़्यादा का एलोकेशन मत रखिए। सर रिस्की और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के लिए वैसे ये फंड ज़्यादा सूटेबल है या फिर कंजर्वेटिव या मॉडरेट जो होते हैं वो भी आ सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा अभिषेक जी कि जो ज़्यादा एग्रेशन या ज़्यादा एग्रेसिव रिटर्न्स चाहते हैं ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि पर्टिकुलर इंडेक्स का मतलब ही यही है कि उस लिमिटेड कंपनीज में पैसा जाएगा तो रिस्क नेचुरली ज़्यादा होगा। हॉरिजॉन सर कितना हो सकता है इसमें मिनिमम 5 साल 6 साल? मुझे लगता है कि 5 साल 3 से 5 साल तो मिनिमम कंसिडरेशन लीजिए अच्छे रिटर्न्स का, और डालने के तुरंत बाद एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखिए कि आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। अक्सर ये इन्वेस्टर गलती कर देते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कल से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा समझाने का सिंपल तरीका है, मान लीजिए 25 से 30 फ्लोर की बिल्डिंग क्रिएट करने की बात हो रही है, तो आपका 25वां फ्लोर है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती। तो आपको समय देना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसा बनाने की सोच बिल्कुल मत रखिए। और थोड़ा सा रिस्की भी है तो उसके लिहाज से हॉरिजॉन अगर ज़्यादा होगा तो वो रिस्क का जो एलिमेंट होगा वो थोड़ा सा एलिमिनेट यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सर इस पर्टिकुलर एनएफओ में निवेश की आपकी सलाह रहेगी या पीयर्स की तरफ जाना चाहिए हमारे निवेशकों को? देखिए, सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी के काम करने के तरीके को समझते हैं, आपको एक ही चीज़ करनी चाहिए। कभी भी कोई भी कंपनी अपना नया एनएफओ लेकर आती है तो आप उसके पास के अदर फंड्स के ऊपर फोकस ज़रूर करें और देखें कि क्या वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं या नहीं। अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी वो बेहतर करेंगे। दूसरा कंपैरिजन, अगर इसी कैटेगरी के बाकी फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं और उन्होंने कैटेगरी वाइज कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपको दोनों में से अगर आप नए का चॉइस रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जा सकते हैं। बट आप अगर वो इन्वेस्टर हैं जो हमेशा पहले फूक के कदम रखता है और चाहता है कि पहले कि मैं पुराना मुझे कोई डेटा मिल जाए, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, तो आप पुराने जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें पहली निवेश का सजेशंस मेरा रहेगा कि आप वो कर सकते हैं।